हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर पीयूष महाजन, पीयूषिका अ मेंटल हेल्थ गाइड से आपका स्पीकर आज के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पे सब्सटेंस एडिक्शन सीरीज़ पे डिफरेंट लेक्चर्स आगे बोले हैं। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं टोबैको या निकोटीन एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड रेव ड्रग्स, इन पे आपके साथ अपने थॉट्स शेयर करूँगा। तो शुरू करते हैं टोबैको के साथ। टोबैको या निकोटीन एक बहुत ही कॉमन सब्सटेंस है जो हमारे देश में, हमारे इंडिया में हर वर्ग का बंदा, हर वर्ग का इंसान लेता है। और इसे हम बोलें कि ये डेडलीस्ट नशा है या सब्सटेंस है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। ऐसा क्यों? ये डेडलीस्ट सब्सटेंस कैसे हो सकता है? उसका रीज़न सबसे पहला तो ये है कि हम इस तरह के नशे को या इस तरह की आदत को, पहली बात, हम खुद या पेशेंट कभी भी इसको बीमारी ही नहीं मानता। उसके इस एटीट्यूड के कारण वो कभी इसका इलाज कराने के लिए रेडी ही नहीं होता और डॉक्टर के पास कभी नहीं आता। दूसरा, पेशेंट खुद भी नहीं मानता और उसके अटेंडेंट्स भी, काफ़ी बार देखा गया है कि अटेंडेंट्स के दिमाग में भी टोबैको या निकोटीन को लेके कोई सीरियसनेस वाला एटीट्यूड नहीं होता। ज़्यादातर हम अपनी ओपीडीज़ में यही देखते हैं कि जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है वो मोस्टली ओपियोइड की ट्रीटमेंट या अल्कोहल की ट्रीटमेंट सीख करने के लिए ही आता है। जब हम ओपियोइड या अल्कोहल वाले पेशेंट्स को आगे इवैल्यूएट करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, तब हमें पता लगता है कि ये पेशेंट खुद निकोटीन या टोबैको का भी डिपेंडेंट है और हम उसको उसकी भी ट्रीटमेंट साथ देने के लिए उसे रेडी करते हैं या उसे समझाते हैं। तब जाके पेशेंट कहीं समझता है कि ये भी एक तरह का नशा है। तो इसे एक डेडली सब्सटेंस बोलना भी बिल्कुल सही बात है। अब इंडिया की बात करें तो 28.6% लोग इंडिया में किसी न किसी फॉर्म में टोबैको लेते हैं। फॉर्म्स क्या क्या होती हैं टोबैको लेने की? यहाँ होता है स्मोकेबल टोबैको या स्मोकिंग वाला, या फिर दूसरा रूट क्या होता है, च्यूएबल। जो स्मोकिंग वाले होते हैं टोबैको, आपको पता है कि वो बीड़ी या सिगरेट की फॉर्म में होता है, और च्यूएबल आमतौर पे जैसे देखा जाता है लोग चैनी खैनी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा टोबैको के कुछ फॉर्म्स ऐसे भी हैं जो मंजन की फॉर्म में किए जाते हैं। वो जैसे हम टूथ पेस्ट लगाते हैं तो कई लोग उसे मंजन की तरह उंगली से अपने दांतों पे घिस के उससे स्टिमुलेशन फील करते हैं। इवन आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि ये मंजन कई फीमेल्स भी यूज़ करती हैं। राजस्थान के कई इलाकों में या पंजाब के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां ऐसा मंजन यूज़ किया जाता है। और काफ़ी लोगों को इस बात का ये बात भी मालूम नहीं होती कि ये हमारे लिए कितना डेडली हो सकता है। अब बात करें कि निकोटीन या टोबैको अल्टीमेटली हमारी बॉडी पे काम कैसे करता है। दोस्तों, हमारे ब्रेन में निकोटीन के रिसेप्टर होते हैं। उन रिसेप्टर्स का नाम होता है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। निकोटीन वहाँ जाके उन रिसेप्टर्स के साथ जुड़ के एक ऐसा प्रोसेस शुरू होता है जो अल्टीमेटली हमारे दिमाग में डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाते हैं। डोपामीन रिलीज होने पे हमें प्लेजर का एहसास होता है, एक स्टिमुलेशन मिलती है और हमें बड़ा आरामदायक या हमारी सारी एंग्जाइटीज दूर होती हुई उस टाइम एहसास फील होती हैं। तो इसीलिए लोग बार बार टोबैको का यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें एक आनंदमयी एहसास होता है। उसके बाद मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि टोबैको को लगातार लेने से क्या अफेक्ट्स होते हैं।
ये बात किसी से छुपाई नहीं है और मोस्टली हमारे वर्ग में, हमारी सोसाइटी में ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है कि टोबैको या निकोटीन लेने पर क्या क्या होता है। जो स्मोक करते हैं उनका असर ज़्यादा फेफड़ों पर या लंग्स पर पड़ता है। फेफड़ों में कई तरह की बीमारियां, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, काफ़ी तरह के कैंसर, लंग के कैंसर, ये सब हमारे टोबैको या निकोटीन को स्मोक करने पे हो सकते हैं। और च्यूएबल टोबैको की बात करें तो हम ज़्यादातर यही देखा जाता है कि ओरल कैंसर्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैंसर, जो मुंह के कैंसर होते हैं, वो काफ़ी हद तक हो सकते हैं। अब बात करें कि क्या निकोटीन या टोबैको को छोड़ने पर कोई विड्रॉल सिम्टम्स या विड्रॉल सिंड्रोम होता है। कई लोगों को लगता होगा कि निकोटीन या टोबैको को छोड़ने पर कुछ भी नहीं होता, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर ऐसा नहीं है। जब भी कोई इंसान एकदम से निकोटीन या टोबैको को अपनी बॉडी में लेना बंद करता है तो उसे कुछ विड्रॉल रिएक्शंस होते हैं। उसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा क्रेविंग का। क्रेविंग का मतलब है बार बार तलब होनी। किसी ने मान लो कि कुछ देर पहले या एक दिन पहले निकोटीन लेना बंद कर दिया तो उसे बहुत ही क्रेविंग होगी, उसका मन करेगा कि मैं दोबारा जाके लूँ। तो क्रेविंग एक तरह का विड्रॉल है, उसे बोल देते हैं तलब। दूसरा, आमतौर पे देखा जाता है जब भी कोई आदमी या इंसान एकदम निकोटीन बंद करता है तो उसकी भूख काफ़ी बढ़ जाती है, उसे बार बार कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, तो उसकी एपेटाइट भी इंक्रीज हो जाती है विड्रॉल में। तीसरा, विड्रॉल में काफ़ी बार नींद की प्रॉब्लम आती है, इंसोम्निया, उन्हें नींद की दिक्कत आती है। इसके अलावा थकान महसूस होनी, मलेज, फटीग, ये सब आमतौर पे देखा जाता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन या कब्ज भी विड्रॉल में हो सकता है। और इसके अलावा किसी भी विड्रॉल में जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि चिड़चिड़ापन, डिप्रेसिव फील करना, ये सब भी कॉमन है। और टाइम के साथ धीरे धीरे ये अपने आप रिकवर करने शुरू हो जाते हैं 4-5 दिन के बाद। अब मैं बात करना चाहूँगा कि निकोटीन या टोबैको विड्रॉल को कैसे ट्रीट करें या निकोटीन डिपेंडेंस को हम कैसे मैनेज करें। तो इसके लिए हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। सबसे कॉमनली तो जो हम अपने ओपीडी में या वार्ड में यूज़ करते हैं, आजकल गम्स अवेलेबल हैं जिन्हें निकोटीन गम्स बोल देते हैं, उन्हें चबाना होता है। जब भी पेशेंट को क्रेविंग हो, जब विड्रॉल में तलब लगे, तो हम पेशेंट को समझाते हैं कि उसे चबाना कैसे है। निकोटेक्स नाम से सिप्ला कंपनी की ये गम आती है, तो उसे निकाल के मुंह में रखना है। जब भी आपका मन करे उसे पहले कुछ देर चबाएं। चबाने पे आपको ऐसे फील होगा कि थोड़ा सा कड़वा सा या टेस्ट मुंह में लगेगा या फिर जलन सी महसूस होगी। जैसे ही वो जलन या कड़वा सा टेस्ट मुंह में फील हो, उसे तुरंत अपने मसूड़ों और दांतों के बीच थोड़ी देर रख लें, जैसे लोग तंबाकू का या चैनी खैनी रखते हैं। जैसे ही आप कुछ देर उसे दांतों और मसूड़ों के बीच रखेंगे, जो जलन और कड़वा जो टेस्ट था वो धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो टेस्ट खत्म हो जाए उसे दोबारा चबाएं। दोबारा चबाने पर फिर वो टेस्ट, कड़वाहट और जलन का एहसास होगा। जैसे ही वो टेस्ट, कड़वापन आए, दोबारा उसे दांतों और मसूड़ों के बीच थोड़ी देर के लिए रख दें। थोड़ी देर बाद फिर वो टेस्ट, कड़वापन चला जाएगा, फिर उसे चबाएं। ऐसा 4-5 बार करें और फिर अल्टीमेटली जो वो गम आप ले रहे थे उसे बाहर स्पिट कर दें। ये गम का इस्तेमाल आप दिन में 10 से 12 बार भी कर सकते हैं, जब जब आपको तलब लगे शुरुआत में। पर कोशिश करें शाम के 6 बजे के बाद ये गम का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कई बार इससे नींद की प्रॉब्लम आ सकती है। गम्स के अलावा हमारे पास लोजेंजेस अवेलेबल होते हैं, निक्लॉन्स, इंटास का आता है। उसके अलावा जो हम कॉमनली पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं जिन्हें गम्स लेना मुश्किल लगता है, जिन्हें लगता है कि ये कड़वी हैं या जलन करती हैं, तो हम उन्हें पैचेस प्रिस्क्राइब करते हैं। पैचेस ये चमड़ी पे लग जाते हैं, इन्हें ट्रांसडर्मल पैचेस बोलते हैं। हम ज़्यादातर पीठ के पीछे लगाते हैं या किसी भी बॉडी के एरिया पे लगा सकते हैं जहाँ पे थोड़े बाल कम है हमारे या हेयर कम है। वो स्किन से अब्जॉर्ब होगा। 24 घंटे में एक पैच लगाते हैं, तो और हर दिन हम वो पैच लगा सकते हैं। उसकी पैच का मैनेज ट्रीटमेंट की कितनी देर पैच लगाना है, कितने दिनों के लिए लगाना है, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस फॉर्म में निकोटीन ले रहा है और कितनी ले रहा है।
तो पैचेस भी एक ऑप्शन है। उसके अलावा अब हम ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स भी हैं हमारे पास फार्माकोलॉजिकल। ब्यूप्रोपायोन नाम का एक ड्रग आता है, उसे हम डाल सकते हैं। उसके अलावा एक रिसेंटली भी नहीं कह सकते, अब तो काफ़ी साल हो गए, 3-4 साल हो गए, एक वर्ना क्लिन करके या शैम्पिक्स ट्रेड नेम से फाइजर की एक गम आई हुई है, जिसे काफ़ी अच्छा माना जाता है निकोटीन की विड्रॉल को ट्रीट करने के लिए या निकोटीन डिपेंडेंस को ट्रीट करने के लिए। उसकी बस प्रॉब्लम यही है कि वो मार्केट में अवेलेबल तो है, पर उसकी कॉस्ट थोड़ा हाई होने के कारण लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस थे। इसके अलावा हम कोमॉर्बिड भी देखते हैं कि पेशेंट को एंग्जाइटी तो नहीं, डिप्रेशन तो नहीं, और साथ साथ हम एंटी एंग्जाइटी एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स भी दे सकते हैं, और साथ साथ इसके साथ काउंसलिंग भी हम पेशेंट की करते हैं कि उन्हें समझाते हैं कि क्या इसका हार्म है, कैसे वो छोड़ सकता है। तो एक सारा एक होलिस्टिक प्रोसेस होता है, और हम पेशेंट को लगातार मोटिवेट करते रहते हैं और बोलते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास आना मत बंद करना और हमसे रेगुलर सेशंस लेते रहना, और धीरे धीरे हम सोचते हैं कि पेशेंट इन सब से ज़रूर अपने आप को ठीक कर लेगा। दोस्तों ये था टोबैको के बारे में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब मैं बात करूंगा थोड़ा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स नाम की जो चीज़ है वो ज़्यादातर एथलीट्स यूज़ करते हैं जिम में, जो मसल बिल्डिंग के लिए कई लोग यूज़ करते हैं, और ये एक कंट्रोल्ड ड्रग है। ये ज़्यादातर डेरिवेटिव होता है, जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, उन्हीं के आगे डेरिवेटिव्स होते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, एथलीट्स क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे मसल मास बढ़ता है, इससे उनकी कैपेसिटी बढ़ती है और वो बॉडी बिल्डिंग में और आगे जा सकते हैं। और इसके साथ मसल मास बढ़ने के साथ साथ ये फैट का लॉस भी करवाता है और बॉडी से पानी को भी कम करता है। तो इसके छोड़ने पे लोगों को क्या होता है, अब जो जिम करते हैं या जो एथलेटिक्स में होते हैं, कईयों को इनकी आदत लग जाती है, क्योंकि उन्हें एक बूस्ट सा मिलता रहता है कि वो ये लेते हैं, उनकी बॉडी बढ़ती है और उन्हें होता है कि मैं और बॉडी बढ़ाऊं और बॉडी बढ़ाऊं। तो एक एडिक्शन की तरह उन्हें हो जाता है। और जब वो इसे छोड़ते हैं तो उन्हें, जैसे बिहेवियर एडिक्शन एक होती है, बिहेवियर एडिक्शन में किसी भी बिहेवियर एडिक्शन को छोड़ने पे हमें ज़्यादातर एंग्जाइटी या डिप्रेशन होती है, तो ऐसा ही उन्हें फील होता है। जब एनाबॉलिक स्टेरॉयड वो लेते हैं, लेने पे उन्हें यूफोरिया या स्टिमुलेशन फील होती है, और छोड़ने पे डिप्रेसिव, एंग्जाइटी, ऐसी फीचर्स उन्हें आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट भी बेसिकली साइकोलॉजिकली ओरिएंटेड ही होता है। मतलब हम पेशेंट को साइकोथेरेपी स्टार्ट करते हैं या उन्हें काउंसल करते हैं, और उनके दिमाग में अपनी बॉडी को लेके जो इमेज होती है कि मैं बॉडी को ज़्यादा ओवर ग्रो करना है, मैं ये करना है, वो करना है, हम उस डिस्टॉर्टेड इमेज को ठीक करने की कोशिश करते हैं। कई लोगों की मानसिकता ऐसी भी होती है कि उन्हें लगता है कि हमारी बॉडी में कोई कमी है और मैं ये प्रोडक्ट लेके अपने आप को पूरा नॉर्मल कर लूँगा या मसल बिल्डिंग हो जाएगी तो बाकी लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो हम ऐसे पेशेंट्स को भी काउंसल करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हर बॉडी का सिस्टम अलग अलग होता है, किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत करें, ये एक नॉर्मल चीज़ है जो धीरे धीरे खुद ही कवर हो जाएगी। तो हम पेशेंट को काउंसल करते हैं, अगर हमें कोई अंडरलाइन कोमॉर्बिड कंडीशन लगे, डिप्रेशन या एंग्जाइटी, हम उसे ट्रीट करते हैं। तो ऐसे हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के मतलब एडिक्शन को मैनेज करते हैं। अब लास्टली एक लाइन में मैं मेंशन करूंगा कि कुछ ड्रग्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेव ड्रग्स। रेव ड्रग्स ऐसे ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल रेगुलरली कोई नहीं करता, बस कभी ना कभी कोई पार्टी का ओकेजन हो या कुछ ऐसी पार्टीज जिन्हें बोल देते हैं रेव पार्टीज, उनमें ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादातर ऐसी पार्टीज गोवा में या बीचेस पे होती है, और यहाँ हमारे कल्चर में मुझे नहीं लगता अभी ट्रेंड है, या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ऐसी पार्टीज देखी जाती हैं। ऐसी पार्टीज में कुछ ऐसे ड्रग लिए जाते हैं जो उस दिन के लिए पेशेंट को पूरा बाकियों से कट ऑफ कर देते हैं, उसे पूरा रिलैक्सेशन महसूस करवाते हैं। ऐसे ड्रग्स कुछ ऐसे नाम हैं जैसे आइस, मेथाम्फेटामिन, उसके अलावा पीसीपी, फेनसाइक्लिडीन, उसके अलावा कीटामीन। तो ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिन्हें हम रेव ड्रग्स कह देते हैं। इनकी एडिक्शन के बारे में
कोई ऐसी स्टडीज़ नहीं है और ना ही इनकी एडिक्शन देखी जाती है, पर इनके इस्तेमाल से पेशेंट कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, 1-2 कई बार 3 दिन तक के लिए ऐसी दुनिया से कट ऑफ हो जाता है और वो अपने आप में काफ़ी चीज़ें महसूस करता है, हेलुसिनेशंस। और इसके चलते प्रॉब्लम ये आ सकती है कि कभी ऐसी कट ऑफ सिचुएशन में वो किसी को हार्म भी कर सकता है। तो इसीलिए इन ड्रग्स का भी हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, हालांकि एडिक्टिव पोटेंशियल थोड़ा कम है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपना लेक्चर एंड करूँगा। तो ये था टोबैको, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और रेव ड्रग्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको कुछ अवेयरनेस हुई होगी मेरा लेक्चर सुन के। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर इट टू द मैक्सिमम एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्यूशिका अ मेंटल हेल्थ गाइड। हम कॉन्टिन्यूसली एंडेवर करते रहेंगे कि हम और अच्छी वीडियोस लाएं और आपको एडिक्शन के बारे में जो हमने सीरीज शुरू की है उसे, जो 1-2 लेक्चर और रह गए हैं, उसे हम टाइमली ख़त्म कर सकें। सॉरी फॉर द डिले, हम पिछले कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि कुछ इश्यूज थे जो जिनके कारण हम वीडियो बना ही नहीं पाए। तो हम अब दोबारा आए हैं, हम दोबारा वीडियो स्टार्ट करेंगे और आपको जब एडिक्शन सीरीज हो शुरू ख़त्म हो जाएगी, हम कोई ना कोई रेगुलर वीडियोस कोई सीरीज के फॉर्म में या जैसे भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। थैंक यू।